Sri Radha Ramana Vishade. So today we are going to discuss case scenario booklet of IGT subject released by ICAI recently and यहाँ पर बहुत सारी केस स्टडीज है जो हमें दे रखी है और इन केस स्टडीज को करना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशली DDITT में अगर आप केस सिनेरियो बुकलेट सॉल्व नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर जाओगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं जिनको कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और वही ICAI करती है इन केस सिनेरियो के थ्रू टेस्ट करती है तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर प्रोविजन में ये इंट्रिकेसी थी। सो इन केस स्टडीज को आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा एंड मैं क्या करूंगी हर केस स्टडी के साथ ये भी ट्राई करूंगी कि आपको एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर केस स्टडी आपको जो मेन चीजें थी उस केस स्टडी से जो आपको याद रखनी चाहिए वो भी आपको बता दूंगी सो दैट आप क्या करना उनको कंपाइल भी कर लेना। सो लेट्स बिगिन। केस सिनेरियो नंबर 1। इट सेज सुपरनोवा लिमिटेड एक 100% सब्सिडरी है सुपरनोवा LLC जापान की। ये रजिस्टर्ड है GST में गुजरात में। सुपरनोवा INC सिंगापुर इज अनदर सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा LLC जापान and is engaged in supply of industrial goods to customers across the world. So सुपरनोवा LLC जापान की दो सब्सिडरीज है, एक तो इंडिया वाली और एक सिंगापुर वाली। इन इंडिया Supernova INC Singapore sells the goods to subcontractor registered under GST in the name of Alpha Limited in the state of Maharashtra. ये सिंगापुर वाली एंटिटी क्या करती है? अल्फा लिमिटेड को सेल कर रही है गुड्स को। अल्फा लिमिटेड इन गुड्स को इंपोर्ट करती है फ्रॉम द सिंगापुर एंटिटी एंड कैरीज आउट द रिक्वायर्ड टेक्निकल प्रोसेस ऑन सच गुड्स इन द फैक्ट्री लोकेटेड इन महाराष्ट्र। आपकी फैक्ट्री में इसको फर्दर प्रोसेस करती है। इन गुड्स को प्रोसेस करने के बाद क्या करती है? इन गुड्स को प्रोसेस करने के बाद इन गुड्स को क्या किया जाता है? सेल कर दिया जाता है किसको? सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड को। सो ट्रांजैक्शन का फ्लो समझ लो, सिंगापुर से कहां पर आएगा? अल्फा लिमिटेड के पास आएगा और उसके बाद सुपरनोवा इंडिया के पास आ जाएगा। As a holding company, Supernova LLC Japan recovers an amount equivalent to 20% of the sales made by Supernova India Limited as commission on monthly basis. So ये जो जापान वाली एंटिटी है ये इंडिया वाली एंटिटी से क्या करती है? कमीशन चार्ज करती है उसकी सेल्स का। During the month of January, Alpha Limited import कर रही है goods worth 10 लाख रुपीज फॉर सुपरनोवा INC सिंगापुर। इंटरस्टेट परचेसेस भी दे रखी है अल्फा लिमिटेड की 2 लाख रुपीज की। The value of processed goods sold by Alpha Limited to Supernova India, ये तो दोनों इसकी हो गई, परचेज हो गई। अब यहाँ पे हमें इसकी सेल की डिटेल भी दे दी कि हम इसने 10 लाख रुपीज की सेल करी है और सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड पेड एन एडिशनल अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2 लाख रुपीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स टू third party a goods transport operator which was contractually agreed to be paid by Alpha Limited। तो Alpha Limited को पे करना था लेकिन पेमेंट किसने कर दिया? सुपरनोवा इंडिया ने ही कर दिया। तो इसको भी हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। ये प्रोविजन यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है बेसिकली। फिर इट हैज ऑल्सो चार्ज एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 12,000 ऑफ सच प्रोसेस गुड्स एज मिसलेनियस म्युनिसिपल लेवी। सो GST के अलावा कोई भी अगर लेवी वगैरह कलेक्ट होता है तो वो भी हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करते हैं सेक्शन 15(2) में। सुपरनोवा इंडिया से रिलेटेड दे रखा है कि इट सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फा लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। 6 लाख की सेल करी है एक्स लिमिटेड को राजस्थान में और 8 लाख की वाई लिमिटेड को गुजरात में। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड के पास। Further, an employee of Supernova India Limited has visited the manufacturing unit of Alpha Limited in Mumbai, Maharashtra and stayed in the hotel located in Mumbai, Maharashtra in the month of February. At the time of checkout, invoice आया है 1 लाख रुपीज का और इसमें 14% का GST चार्ज था। The amount recoverable from the employee towards non-official stay was 50,000. So इस 1 लाख में से 50,000 एम्प्लॉय से रिकवर भी किया जाएगा। पर Events Limited, an event management company located and registered at New Delhi, has organized a cultural event in the month of February for Supernova India Limited in Mauritius. So एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की हमने सर्विसेज भी यहाँ पे ली है तो ये पक्का हमसे प्लेस ऑफ सप्लाई का टेस्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं। देन दे आर सेइंग ओपनिंग बैलेंस दोनों ही कंपनीज का नील है ITC का और इसके अलावा कोई आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई नहीं है। हमें जहाँ पे भी रेट है वहाँ पे 99 मतलब 18% लेना है। रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी नील माननी है और IGST इज एप्लीकेबल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, नो एडिशनल ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हमसे, हमें टोटल GST लाइबिलिटी बतानी है अल्फा लिमिटेड की नेट ऑफ ITC फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो पेबल आएगी। सो देखो
नेट ऑफ आईटीसी बताना है तो हमें परचेजेस का फिगर भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम एल्फा लिमिटेड की बात करें तो इसकी ये परचेजेस है और ये सेल दे रखी है हमें यहाँ पे। सबसे पहले हम सेल पे क्या निकाल लेते हैं, जीएसटी। तो सेल में देखो क्या क्या आएगा, वैल्यू सप्लाई क्या होगा, एक तो 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस ये 12,000, ये तीनों हमारा क्या होगा, वैल्यू सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। सो हमारी टोटल वैल्यू सप्लाई कितनी हो जाएगी, 12,12,000 की। इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, कितना परसेंट से लग जाएगा, देखो अल्फा लिमिटेड जो है वो तो कहाँ रजिस्टर्ड है, अल्फा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और जो हमारी सुपरनोवा इंडिया है ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है, इट इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। सो ये क्या हो जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई का पार्ट होगा, तो आईजीएसटी लगने वाला है एक तो यहाँ पे। सो 18% का यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा, इट बिकम्स 2,18,160 रुपीज। अब अगर हम आईटीसी की बात करें तो देखो आईटीसी क्या क्या होगा, एक तो इन्होंने क्या किया, गुड्स का इंपोर्ट किया है, तो गुड्स के इंपोर्ट पे क्या करके आए होंगे, आईजीएसटी पे करके आए होंगे। सो 10 लाख पे इन्होंने आईजीएसटी पे किया होगा, राइट। 10 लाख का 18% इज 1,80,000 प्लस ये जो 2 लाख है, इस 2 लाख को भी इन्होंने क्या किया है, प्लस जो ये वाला 2 लाख है ये भी इन्होंने इंटर स्टेट परचेजेस करी है, सो इसके ऊपर भी इन्होंने आईजीएसटी पे किया होगा अपने सप्लायर को। सो 2 लाख का 18% इज 36,000, सो इट बिकम्स 2,16,000। सो अगर हम 2,16,000 को यहाँ से लेस कर देंगे आईटीसी को तो इट कम्स 2,160 का नेट जीएसटी पेबल। सो इट इज अ वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, अगर आप देखोगे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट विल बी दी ग्रॉस आईजीएसटी लायबिलिटी विदाउट एनी आईटीसी एडजस्टमेंट ऑफ सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। तो अभी हमने अल्फा का निकाला, अब हमें निकालना है सुपरनोवा इंडिया का। तो अगर सुपरनोवा इंडिया का देखें और इन्होंने पूछा है सिर्फ आईजीएसटी, टोटल जीएसटी लायबिलिटी नहीं पूछी, सिर्फ आईजीएसटी की पूछी है। तो देखो सुपरनोवा कहाँ पर रजिस्टर्ड है, इट इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो हम गुजरात में एक्चुअली ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि तो इंटरेस्ट स्टेट हो गया। और ये जो दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारे पास 6 लाख रुपीज का, तो एक्स लिमिटेड, ये कहाँ है, राजस्थान को सेल हुआ है, तो इस पे क्या लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। सो एट द रेट 18% ऑन 6 लाख रुपीज, सो ये कितना हो जाएगा, 1,08,000। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, एक कमीशन भी पे किया है। ये क्या कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं किसको, अपनी होल्डिंग कंपनी जापान वाली कंपनी को 20%। तो जो ये कमीशन पे हो रहा है अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ता है। सो टोटल मंथली सेल्स का 20% जो कमीशन आएगा उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा, सुपरनोवा ही पे करेगी। सो हमसे तो टोटल आईजीएसटी लायबिलिटी पूछिए, इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा ऑफ कोर्स। सो एक तो ये 1,08,000 का जीएसटी आएगा आईजीएसटी, प्लस जो ये इंपोर्ट किया है इस पे भी आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होगा। सो अगर हम देखें 6 लाख प्लस 8 लाख, 6 प्लस 8 लाख जो है इसका 20% कमीशन हो जाएगा, विच वुड बी 2,80,000 आई थिंक, या सो इट इज 2,80,000। इसके ऊपर 18% का जीएसटी, सो इट कम्स 50,400 रुपीज। सो 50,400 एंड 1,08,000 कम्स 158,400। नेट ऑफ आईटीसी नहीं पूछा है, विदाउट आईटीसी एडजस्टमेंट हमें बोल रखा है। सो 158,400 ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। सो ऑप्शन सी। Then we have whether ITC is available on the GST portal paid by Supernova India Limited on the invoice amounting to 1 लाख रुपीज, जो होटल स्टे वाला था, इसका क्या आईटीसी मिलेगा। सो जो हमारी सुपरनोवा इंडिया है कहाँ पे रजिस्टर्ड है, गुजरात में, और स्टे कहाँ किया है अपने, मुंबई महाराष्ट्र में। अब अगर आप देखोगे होटल स्टे पे पीओएस क्या होता है, इमोबल प्रॉपर्टी की लोकेशन ही क्या होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। सो यहाँ पे सप्लायर होटल कहाँ है, मुंबई में लोकेटेड, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो गई, महाराष्ट्र हो गई। तो मतलब इस ट्रांजेक्शन में क्या लगेगा, सी और एसजीएसटी। अब सी और एसजीएसटी तो कहाँ से रिलेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र का, और सुपरनोवा कहाँ पे रजिस्टर्ड है, गुजरात में। तो एक स्टेट का आप सी और एस दूसरे स्टेट में क्लेम नहीं कर सकते हो, तो इस ट्रांजैक्शन में कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। भले ही डायरेक्टली ब्लॉक क्रेडिट कंडीशंस में नहीं फॉलो हो रहा, उसके बाद भी इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन whether GST is payable on the event organized by Fun Events Limited
फॉर सुपरनोवा इंडिया एंड मॉरिशस एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई प्रेजेंट ये टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिडेंट की लोकेशन को ही हम क्या मानते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भले ही इवेंट कहीं भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, उस पर्सन की लोकेशन हो जाएगी, रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन हो जाएगी। सो फन इवेंट्स ने हमें दी है, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड को दी है। सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड गुजरात में लोकेटेड है, ये दिल्ली वाला है। सो यहाँ पे जीएसटी बिल्कुल एप्लीकेबल होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, गुजरात हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी, केस सिनेरियो नंबर 2. It says Doodle INC incorporated in USMA. It is engaged in provision of various IT related services directly as well as through its subsidiaries across the world. In India, Doodle India, a subsidiary of Doodle INC, is registered under GST in the state of Karnataka under GST and is providing services to various customers in India. Doodle INC provides cloud storage services to its customers, business entities and non-business entities in India, and customer can subscribe to the services by making online payment to its bank account through electronic mode, internet banking other modes. Then कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कस्टमर्स डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब जो डूडल इंडिया है वो इनके लिए प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रही है। और फॉर ऑपरेशन ऑफ सच कस्टमर हेल्प सेंटर, डूडल इंडिया इज पेड ऑन कॉस्ट प्लस 10% बाय डूडल आईएनसी ऑन मंथली बेसिस। तो डूडल आईएनसी को ये पेमेंट मिल रहा है। Then Doodle India is engaged in promotion and marketing of cloud-based storage service on P2P in India for Doodle INC, और इसके लिए उसको 20% मिल रहा है, कॉस्ट प्लस 20% मंथली बेसिस पे। प्रमोशन सब Doodle INC के नाम पे हो रहा है, Doodle India का कहीं रेफरेंस नहीं रहता, तो मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन है। अगेन Doodle INC का खुद का ऑनलाइन स्पेस है फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट। Doodle INC has agreed to sell such online advertising space to Doodle India for an amount of 5 crore per month. Doodle India sells such advertising space to its customers in India on its own account. Contractual agreement for sale of such advertising space is between the customer and Doodle India. तो एक फर्दर ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें पहले एक बार सेल होगी टू दी Doodle India, फिर Doodle India फर्दर सेल करेगी। Doodle INC provides technology support to Doodle India and charges royalty from it कितना 25 लाख रुपए की पर मंथ। Royalty is exclusive related to the business of advertising space of Doodle India. हमें बोल रखा है कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे Doodle India के कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर के 75 लाख रुपीस एंड प्रमोशन एंड मार्केटिंग सर्विसेज के फॉर Doodle INC 50 लाख रुपीस। Doodle India earned an income of 8 crore rupees for sale of online advertising space in India, and Doodle INC earned an income of 10 crore rupees from non-taxable online recipient customers from cloud-based storage services in India. ओपनिंग बैलेंस हमें बता रखा है नील है दोनों का ही। 18% का जीएसटी रेट हमें अप्लाई करना है, इग्नोर करना है सीएसआई का क्लासिफिकेशन। और अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो व्हाट शैल बी द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विदाउट एनी एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी बाय डूडल इंडिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो डूडल इंडिया का हमें क्या निकालना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बताना है। तो अगर हम डूडल इंडिया की बात अगर आप देखोगे, सो एक तो इसको ये ऑपरेशन चार्जेस मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं 10% कॉस्ट प्लस 10% का। एक इसको मिल रहे हैं कॉस्ट प्लस 10% व्हाट, प्रमोशन एंड मार्केटिंग के लिए। उसके अलावा ये इसके एक्सपेंसेस भी दे दिए। सो ये कॉल सेंटर वाला कितना है, 75 लाख रुपीस का खर्चा है। इसके ऊपर इसको कितना मिलेगा, प्लस 10% पे क्या कर देगा, उसको बिलिंग कर देगा। सो केस में देखो क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्लस 10% लगना चाहिए, उसके अलावा कॉस्ट प्लस 20% भी करना चाहिए हमें। लेकिन अगर आप देखोगे इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए कुछ कह रखा है क्या, हाँ देखो इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए कह रखा है कि एक्सपोर्ट मेड बाय डूडल इंडिया, उसमें एलयूटी फर्निश कर दिया जाता है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। सो यहाँ पे क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी हो रहा है तो ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बिल्कुल है, ये दोनों हमारे क्या है, एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन है। लेकिन इनके ऊपर कोई भी हम जीएसटी नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि एलयूटी में हो रहा है एक्सपोर्ट। सो इन ट्रांजैक्शन पे तो कोई जीएसटी आएगा नहीं। उसके बाद डूडल इंडिया के लिए हमें क्या रखा है इसने, 8
करोड़ की ये इनकम अर्न करी है। सो 8 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। सो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 8 करोड़ पे निकल कर आ जाएगी। सो 8 करोड़ का 18%, इट इज 1.44 करोड़ की हमारी जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन select the correct statement specifically in relation to O online advertisement space provided by Doodle INC to Doodle India। ये ऑनलाइन स्पेस जो एडवर्टीजमेंट स्पेस प्रोवाइड किया है क्या है? OIDAR सर्विस, क्योंकि इसको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू ही इसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये क्या हो गई? हमारी OIDAR सर्विस हो गई। अब OIDAR सर्विस के केस में अगर आपको याद हो थोड़ा भी, तो अगर OIDAR सर्विस एक रजिस्टर्ड पर्सन को, एक बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया जाता है, तो बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ता है? RCM में टैक्स पे करना पड़ता है। पर वहीं ये सप्लाई किसको की जाती है? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन इंडियन रेसिडेंट्स को। तो उसके केस में क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो फिर OIDR को खुद को ही, सप्लायर को ही क्या करना पड़ता है? टैक्स पे करना रहता है। सो अगर डूडल INC डूडल इंडिया को प्रोवाइड करी, तो उसके केस में टैक्स कौन पे करेगा? डूडल इंडिया पे करेगी। सो ये OIDAR सर्विस है, बिल्कुल है। एंड इट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी डिस्चार्ज ऑन फॉरवर्ड चार्ज, तो नहीं, यहाँ पे RCM लगेगा। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। कोई जीएसटी पेबल नहीं है ना बाबा ने, यहाँ पे जीएसटी पेबल होगा, ये एक्सेप्शन है। इट इज प्रोवाइडिंग एंड RCM, बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। एजेंट बिल्कुल यहाँ पे नहीं, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय डूडल INC फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सो डूडल INC का कितना टैक्स पेबल है? सो इट अर्न एन इनकम ऑफ 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिडेंट कस्टमर। सो इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? हमारा सप्लायर डूडल INC को ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम नॉर्मल कस्टमर्स को नहीं पकड़ सकते। सो 10 करोड़ पर 18%, 10 करोड़ पर 18%, इट इज 1.8 करोड़, यहाँ पे जीएसटी आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें, सो इज देयर एनी अदर ट्रांजैक्शन? हाँ, सो देखो, एक तो इन्होंने सेल करा है क्या? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट स्पेस टू डूडल इंडिया। सो इसके केस में तो RCM लगेगा। सो यहाँ पर डूडल INC को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ये इसकी सेल है भले ही। और डूडल INC ने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करी है, उसके लिए 25 लाख की रॉयल्टी चार्ज कर दी है। सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी RCM वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? हमारा RCM वाला ट्रांजैक्शन। तो इसके ऊपर भी डूडल इंडिया को टैक्स पे करना पड़ेगा, डूडल INC को कोई टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहेगी। सो अगर आप देखोगे 1.8 करोड़ क्या हो जाएगा? इस पे जीएसटी पेबल निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे देख लो, 10 करोड़ वाला ट्रांजैक्शन OIDAR NTOR को था, ये जो वाला ट्रांजैक्शन है इस पे क्या हो गया? RCM आ गया, सो इनल हो गया। और ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विसेज भी क्या हो गया? हमारा RCM में टैक्सेबल हो गया। और RCM में टैक्सेबल क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा सप्लायर है वो कहाँ पर है? आउटसाइड इंडिया है, और रेसिपिएंट क्या है? इंडिया वाला है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है? इंडिया की हो गई। तो एक तरीके से क्या हो गया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। ये क्या हो गया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ध्यान रखना, ऊपर वाला तो OIDAR सर्विस था इसलिए RCM था, और यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन है इसलिए RCM है। सो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सर्विसेज किसी स्पेसिफिक सेक्शन 13 के केस में तो फॉलो करती नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? जनरल रूल लगा देंगे। जनरल रूल में क्या होता है? लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। रेसिडेंट कौन है? डूडल इंडिया है। रॉयल्टी कौन पे कर रही है? डूडल इंडिया पे कर रही है, तो रेसिडेंट डूडल इंडिया हो गई। सो रेसिडेंट की प्लेस ही क्या हो जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो रेसिडेंट भी इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया की, और सप्लायर बाहर का। तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, इसलिए यहाँ पर भी कोई GST नहीं लगेगा। Next question, what shall be the total ITC that can be availed by Doodle India from the transaction undertaken in the month of January? So हमें जनवरी मंथ के लिए बताना है टोटल ITC जो कौन अवेल कर सकता है? डूडल इंडिया अवेल कर सकती है। सो इफ वी सी, देखो एक तो एक कॉल सेंटर वाला है, इस पे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा ITC। एक ही प्रमोशन सर्विसेज पे मिल जाएगा ITC। सो 75 लाख है, 75 लाख का 18% अगर आप करोगे 13,50,000 होगा। 50 लाख का 18% करोगे, इट कम्स 9 लाख रुपीज। उसके अलावा अगर आप देखो, हमने ये जो बात करी थी, दोनों क्या है? RCM ट्रांजैक्शन पे डूडल इंडिया ही क्या करेगी? टैक्स पे करेगी, और डूडल इंडिया जब टैक्स पे करेगी तो वो उसका ITC भी ले सकती है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। सो ये 5 करोड़ और 25 लाख रुपीज,
So 5 crore का 18% is 90 lakh rupees and 25 lakhs का 18% is 4,50,000. तो टोटल हो जाएगा हमारा 1,17 करोड़ का. So option C is correct. The next question is scenario 3. Abhivakti Private Limited is engaged in the supply of food products under brand name Superfoods. प्लांट है हावड़ा वेस्ट बंगाल में. रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी मंथली रिटर्न फाइलर है और इनका एग्रीगेट टर्नओवर दे रखा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का 7.5 करोड़ का. उन्होंने रेसिडेंशियल क्वार्टर अलॉट किया अपने एम्प्लॉइज को विद इन द प्लांट प्रीमाइसेस. ये ट्रांजैक्शन अभी हम क्वेश्चन के साथ में देख लेंगे. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले ही पढ़ लेते हैं. एक तो उन्होंने कहा कि जो हमने टोटल सेल करी है उसमें से जो फूड प्रोडक्ट्स वाली सेल है वर्थ 3,50,000 was supplied to Department of School Education, Government of West Bengal for the further supply to affected families during flood in the state. A price linked subsidy of 10 per kg was received from Government of West Bengal. So ये जो 60 लाख की सेल है इसमें जो प्राइस लिंक सब्सिडी है वो क्या करते हैं हम रिड्यूस करते हैं क्योंकि CGST से हमें मिली है सब्सिडी. सो ये हमारी कंसिडरेशन में से रिड्यूस कर दी जाएगी. अभी तक हमने इसको ऑलरेडी रिड्यूस नहीं किया है. 60 लाख की सेल में कंसिडर नहीं कर रखा मतलब रिड्यूस नहीं कर रखा. सो हम क्या करेंगे इसका इफेक्ट देंगे. सो 10 into 10,000 kg इट विल बिकम 1 लाख रुपीज का सब्सिडी. तो ये हमारे 60 लाख की जो सेल है इसमें से क्या कर दिया जाएगा रिड्यूस कर दिया जाएगा. तो हमारे यहाँ पे 59 लाख की सेल ही टैक्सेबल होगी. देन द कंपनी हैज अवॉर्डेड अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट टू सुप्रीम पावर लिमिटेड दिल्ली ऑन 10th June for repair of central air conditioners installed in the factory for 60,000 with a completion period of 30 days. कॉन्ट्रैक्ट 8 जुलाई को ही कंप्लीट हो गया. वर्क कंप्लीट हो गया लेकिन इनवॉइस रेज किया गया 5 सितंबर को. मतलब इनवॉइस क्या हुआ 30 डेज में इशू नहीं किया गया है यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में और पेमेंट हमें 15 सितंबर को मिला. तो प्रोबेबली ये TOS का यहाँ पे पूछ रहे होंगे. उसके बाद उन्होंने बताया कि PO ने हम पे पेनल्टी लेवी की है 5,000 की फॉर लॉन्ग अवेलमेंट ऑफ ITC 5,000 रुपीज का. उसके बाद उन्होंने कहा है टैक्स लाइबिलिटी डिपॉजिट करी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑन 28 सितंबर को. सो यहाँ पे भी डिले आपने डिपॉजिट किया क्योंकि 28 अगस्त तक कर देना चाहिए था. मंथली रिटर्न फाइलर हो आप. सो आपने लेट किया है तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट का कुछ ही प्रोबेबली पूछ रहे हैं. सबसे पहले तो हमें पूछा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई बतानी. GST नहीं बताना आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हमें कैलकुलेट करनी है. सो अगर हम देखें एक तो ये हमारी सेल हो गई. उसके बाद ये परचेज है. ये रेंट रिसीव्ड इनकम है लेकिन ये एम्प्लॉय से रिसीव हुआ है फॉर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स अलॉटेड टू देम फॉर रेसिडेंस. अगर हम रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेसिडेंस के लिए देते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो क्या होता है GST में एग्जेम्प्ट. सो इसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा. ये हमारी भले ही आउटवर्ड सप्लाई थी. फिर ये पेमेंट है. ये भी पेमेंट है. इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कलेक्टेड है. सो ये हमारी क्या है सप्लाई है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी क्योंकि इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं एक प्रिंसिपल सप्लाई से एसोसिएटेड है तो ये इंटरेस्ट क्या होता है टैक्सेबल होता है. सो ये टैक्सेबल रहेगा. और जनरली हम इंटरेस्ट के केस में बैक कैलकुलेशन करते हैं लेकिन अगर आप देखो इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है सारे अमाउंट्स क्या है GST से एक्सक्लूसिव है और GST की रेट 18% है. सो यहाँ पे हम इंटरेस्ट पोर्शन को क्या नहीं करेंगे बैक कैलकुलेशन करेंगे नहीं इसके ऊपर. इसको इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट नहीं मानेंगे. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट की बात कर रखी है. ये क्या नहीं होता GST में एग्जेम्प्ट होता है टैक्सेबल नहीं किया जाता. देन पेमेंट है पेमेंट है पेमेंट है पेमेंट है पेमेंट है. तो हमारी 59 लाख प्लस 3,500 की क्या हो जाएगी टोटल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई निकल कर आ जाएगी. तो ऑप्शन B इज करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई रिसीव्ड बाय अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर जिसमें RCM में टैक्स पेबल है. सो हमें आप इनवर्ड RCM सप्लाई यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है. सो देखो RM आपने परचेज किया है इट इज नॉट एन RCM सप्लाई. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे हैं इसके ऊपर तो GST ही नहीं लगता. फिर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मैसेज सुरक्षा सिक्योरिटी कोलकाता पार्टनरशिप फर्म. सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी है किसने प्रोवाइड करी है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने किसी बिजनेस एंटिटी को. तो उसके केस में क्या लगता है RCM. सो ये क्या हो जाएगी RCM इनवर्ड सप्लाई. बिल्कुल यहाँ पे अभिव्यक्ति प्राइवेट लिमिटेड को टैक्स पे करना पड़ेगा. देन पेमेंट है कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स को टुवर्ड्स स्पॉन्सरशिप फॉर इन्वेस्टर समिट एट कोलकाता.
सो यहाँ पे हमने क्या करा है, स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज ली है। स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज किसको मिली है, बॉडी कॉर्पोरेट को मिली है। सो इसके केस में अगेन क्या मिल जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। देन वी हैव लाइसेंस फी। लाइसेंस फी इज नॉट एनी आरसीएम ट्रांजैक्शन, आरसीएम की कोई एंट्री होती नहीं है, तो ये तो एफसीएम में टैक्सेबल होगा। लीगल फी पे करिए, तो लीगल फी की तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, पक्का पूछेंगे और पूछ भी लिया। सो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा, क्योंकि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड से एक्सीड कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को पे कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को जो पेमेंट होता है उसी पर आरसीएम लगता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इज नोवेयर इन द डोमेन ऑफ जीटीएस, सो इसके ऊपर कोई आरसीएम का प्रोविजन नहीं लगेगा। देन लोकल ट्रक ऑनर, ये भी क्या है, जीटीए नहीं है, तो इसके केस में भी आरसीएम नहीं आएगा। सो अगर हम देखें सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन पे आरसीएम आएगा, 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 30,000, 1,55,000। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है। सो ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम ऑफ सप्लाई, देखो 30 डेज में इनवॉइस इशू नहीं किया, 8 जुलाई तक आपका काम हो गया था, लेकिन आपने 5 सितंबर को इनवॉइस जाके इशू किया है, तो उसके केस में क्योंकि विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई इज अर्लियर ऑफ क्या, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ पेमेंट। सो प्रोविजन ऑफ सर्विस इज 8 जुलाई एंड पेमेंट कब मिला है, 15 सितंबर। अर्लियर क्या है, 8 जुलाई, तो 8 जुलाई क्या हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट पेबल बताना है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, लेट पेमेंट किया है, राइट। 365 डेज कंसिडर करने सेक्शन 50 में फॉर डिले इन पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो अगर आप देखोगे यहाँ इन्होंने बोला 330 730 का हमने जो अगस्त मंथ की लाइबिलिटी है 28 सितंबर को जाके क्या करी है, पे करी है। सो इसके केस में 8 डेज का टोटल यहाँ पे डिले निकल कर आ जाएगा। सो 330 730 18% क्या लग जाएगा इंटरेस्ट फॉर 8 डेज डिवाइडेड बाय 365। तो अब हम इसको कैलकुलेट करें, इट कम्स 1305 रुपीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। And last, in the context of imposition of penalty of 5,000 rupees, which is correct. देखो माइनर ब्रीच के लिए लेस देन 5,000 की अगर पेनल्टी होती है तो उसको हम माइनर ब्रीच मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 5,000 है, लेस देन नहीं है, इट इज इक्वल टू 5,000, तो यहाँ पर इट इज नॉट अ माइनर ब्रीच। सो पेनल्टी इज लेविएबल सिंस इट इज नॉट अ माइनर ब्रीच, बिल्कुल सही है। पेनल्टी इज नॉट लेविएबल, नहीं, पेनल्टी इज लेविएबल इवन दो माइनर ब्रीच है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, एंड दिस इज नॉट राइट। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। सो अगर आप 4th एंड 5th का आंसर देखोगे बी एंड ए। Now case scenario number 4, it says Mr. Ashok, proprietor of Messrs. Office Link Enterprises, is engaged in trading of office stationery items in its stationery stores located at Salt Lake City, Kolkata. The said store is taken on lease from Kolkata Municipal Corporation. During the previous financial year turnover दे रखा है 14 लाख रुपीस का, 14 लाख थ्रेशोल्ड से कम है, सो अगर कोई लीगल सर्विसेज वाला ट्रांजैक्शन आया तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। It supplies goods within the state of West Bengal only but purchases mostly दिल्ली और मुंबई से। He owns a duplex house in New Town, Kolkata. He stays on the ground floor and has let out the first floor to an employee of IDICI Bank registered in Delhi for residential purposes. Rent कौन पे कर रहा है, IDICI Bank to Mr. Ashok। 24-25 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और इनको रजिस्ट्रेशन कब मिला, 9 अप्रैल को मिला। तो अगर आप वॉलंटरी अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, सो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड कहाँ से माना जाता है, फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे 9 अप्रैल से आपका रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। स्टॉक की पोजिशन दे रखी है। देन वी हैव डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर 1 to 8 अप्रैल का, और फिर 9 अप्रैल के आगे से ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, उसको हम एक साथ देख लेंगे क्वेश्चन के साथ में। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है इन्होंने कि ये मुंबई के होटल में रुके हैं 1 लाख का, सेम ये फर्स्ट केस स्टडी जैसे ट्रांजैक्शन आ गया, सो इसके ऊपर कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा।
क्यों? आप क्योंकि आप कोलकाता में रजिस्टर्ड हो और ये होटल कहाँ है? महाराष्ट्र में। पैसा सप्लाई क्या हो जाएगी? महाराष्ट्र हो जाएगी। तो सी और SGST लगेगा कहाँ का? महाराष्ट्र का। और आप खुद कहाँ के हो? कोलकाता के हो। तो आप इस सी और SGST को अवेल नहीं कर सकते हो। एक दूसरे स्टेट वाला पर्सन किसी और स्टेट का सी और SGST नहीं क्लेम कर सकता। उसके पास सारे अमाउंट GST से एक्सक्लूसिव है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं। 12% से हमें GST यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आउटवर्ड सप्लाई बतानी है। ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय मिस्टर अशोक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सो 9 अप्रैल से जो ट्रांजेक्शन होंगे वहां से आपका क्या लगेगा? GST लगना स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन तभी से मिला आपको। सो देखो, सबसे पहले तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट सप्लाई करी है, बिल्कुल ये आपका सप्लाई का पार्ट होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को करो तो भी आपको तो टैक्स देना पड़ेगा FCM में। फिर लीगल फी पे, पेमेंट इज नॉट आर आउटवर्ड सप्लाई, इट इज एन इनवर्ड सप्लाई। देन इट इज परचेज, लीज, रेंट पेड है, पेड, interest paid, accrued interest, and then rent received from IDICI bank for its employee। अब अगर आप देखोगे हमने क्या किया है, बेसिकली एक रेसिडेंशियल वेलिंग, हम ना खुद का घर था उसी को तो लेट आउट किया है। तो रेसिडेंशियल वेलिंग आप दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? फॉर यूज एज रेसिडेंस। तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? GST में एक्सेम्प्ट। सो इस ट्रांजेक्शन पे तो कोई GST नहीं लगेगा। सो अगर हम अब देखें तो सिर्फ 84 + 14 लाख दैट इज 98 लाख क्या हो जाएगा? आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। सो 98 लाख, ऑप्शन ए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो? इट कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। Next है, it is entitled to take ITC of inputs held in stock on 1st April. Then it shall be liable under RCM in respect of purchases made from unregistered persons, and it is entitled to take ITC of inputs held in stock on 8th April. So हमें पूछा है cannot इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें सही वाले स्टेटमेंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो अगर हम देखें ऑप्शन डी, इट इज एंटाइटल्ड टू टेक ITC ऑन 8th अप्रैल, बिल्कुल क्योंकि 9th अप्रैल से मिला है तो आप 8th अप्रैल वाला ही ले सकते हो। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फिर इन्होंने जो इसका जो सबक बोला, देखो अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई भी परचेज करते हो तो नॉर्मल परचेजेस पे कोई RCM नहीं लगता। सिर्फ अगर आप नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, सो नोटिफाइड गुड्स की परचेज के केस में फिर भी लगता है, पर इन जनरल किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर RCM नहीं लगता। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन इट इज एंटाइटल्ड टू टेक ITC ऑन 1st अप्रैल वाला, सो ये तो ऑप्शन वैसे भी इनकरेक्ट है। फिर उन्होंने बोला कि इट कैन नॉट पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। सो भाई बिल्कुल पे कर सकता है, क्यों नहीं पे कर सकता? कोई ये तो इंटरस्टेट सप्लाई भी नहीं कर रहा। सो यहाँ पर इसने ऐसे कोई वायलेशन किया नहीं। सो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन वैल्यू सप्लाई ऑन विच मिस्टर अशोक इज लायबल टू पे टैक्स अंडर RCM। अब हमें RCM वाली सप्लाई यहाँ पे ढूंढनी रहेगी। सबसे पहले तो लीगल फी है। लीगल फी मैंने पहले बता दिया था 14 लाख का टर्नओवर था, एक्सीड नहीं करा, मतलब इस पे तो कोई RCM की लाइबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद है स्टेशनरी आइटम की परचेजेस रजिस्टर्ड पर्सन से है, FCM में टैक्स चार्ज हुआ होगा, सो इसके ऊपर भी RCM तो नहीं आएगा। अगर अनरजिस्टर्ड से भी आपने कुछ परचेज किया है तो उसके ऊपर फिर कोई GST नहीं लगता, RCM की कोई ऑब्लिगेशन नहीं आती है। देन स्टेशनरी आइटम्स रजिस्टर्ड से खरीदे हैं, इस पे FCM लगा होगा, RCM नहीं आएगा। लीज रेंट टू कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लीज रेंट मतलब अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है CGST LA तो इसके केस में क्या लगता है? RCM लगता है। अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहे तो बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन RCM बेसिस। तो ये 1.2 लाख का जो रेंट है इसके ऊपर RCM आएगा। देन GTA को हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करे हैं और GTA ने खुद ने टैक्स पे करने का ऑप्शन भी ऑफ नहीं करा तो बिल्कुल इस पर भी RCM आएगा। Then interest paid on borrowings, it is exempt, and interest accrued interest on fixed deposit, ये भी क्या होता है? हमारा exempt ही होता है। ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई था वैसे।
सो अगर हम देखेंगे 1.2 एंड 1.50 तो दैट इज 2.70 lakhs का क्या हो जाएगा हमारा RCM हो जाएगा. डी ऑप्शन इज करेक्ट. देन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर RCM. नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर RCM, तो शॉप रेंट तो RCM में आ रहा था. देन लीगल फी RCM में नहीं आ रही, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अनरजिस्टर्ड से आप परचेज कर रहे हो, ये भी RCM में नहीं आता. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस RCM में आए थे, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन 2 and 3 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. एंड फिफ्थ वही होटल स्टे वाला पूछा है, तो इस केस में आपको तभी एक्सप्लेन कर दिया कि इसके ऊपर कोई ITC नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में आप फॉल कर रहे हो. सी और SGST महाराष्ट्र का है और आप खुद कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, कोलकाता में. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now case scenario 5. XYZ Limited registered with jurisdictional GST authorities in the state of Rajasthan and operates in multiple businesses. The principal business of XYZ Limited is that of fabricating and installing the body for large transportation vehicles. The chassis of the vehicles are provided by the customers to XYZ Limited. XYZ Limited procures the material from fabrication and installs the same on their chassis against a lump sum agreed amount for material as well as services. In addition to the above business, XYZ Limited, registered as a GTA, is also engaged in providing services of transportation of goods by road through its own fleet of trucks. और ये खुद टैक्स पे नहीं कर रहे हैं. सो इन्होंने खुद टैक्स पेमेंट का ऑप्शन भी ऑप्ट नहीं कर रखा. सो सामने वाला RCM में टैक्स पे करता है, तो एक तरीके से क्या हो गई हमारे लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई. RCM आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है, एग्जेम्प्ट सप्लाई. ये नोट करके चलना है. RCM आउटवर्ड सप्लाई क्या होती है हमारी, एग्जेम्प्ट सप्लाई. During the month of January, it undertook the following transactions. So हम ट्रांजैक्शन एक एक करके भी देख लेंगे साथ में क्वेश्चन के साथ में. ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC निल है. सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ GST है. 18% की रेट है, अगर कुछ और स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, हमें GST लाइबिलिटी बतानी है ऑन सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. गुड ट्रांसपोर्टेशन तो क्या है, RCM आउटवर्ड सप्लाई है, क्योंकि हमने खुद ने टैक्स पेमेंट का ऑप्शन नहीं किया, ऑप्ट किया, तो यहाँ पे तो साफ साफ निल आएगा यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि हम खुद टैक्स पे नहीं कर रहे, सामने वाला टैक्स पे करेगा RCM में. तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. देन डिटरमाइन द नेट GST लाइबिलिटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. सो टोटल GST लाइबिलिटी, दो बिजनेस है, तो भले ही ट्रांसपोर्टेशन वाले बिजनेस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं कर रहा, बट नॉर्मल पे तो करना पड़ेगा ना. सो अगर हम देखें, पहला है ट्रांसपोर्टेशन वाला, दूसरा परचेज है, ये भी परचेज है, ये भी प्रोक्योरमेंट है, प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन है, या इट्स सोल्ड स्क्रैप रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन बिजनेस अमाउंटिंग टू 5 लाख रुपीज. सो ये 5 लाख पे आपको GST पे करना पड़ेगा. सो आपसे GST लाइबिलिटी पूछी है, नेट GST लाइबिलिटी पेबल इन कैश पूछा है वो भी. सो ये 5 लाख पे आप GST पे करोगे. परचेज गुड्स and received in advance of 10 lakh for fabrication work and 3 lakh towards transportation of goods. Transportation of goods पे तो आपको कुछ नहीं पे करना, और यहाँ पे भी आप एडवांस 10 लाख का जो आपको अपने सर्विसेज से रिलेटेड मिला, तो उसके ऊपर तो आपको GST पे करना ही पड़ता है. सो यहाँ पे GST आ जाएगा 10 लाख पे. सो 5 लाख पे आ जाएगा एक तो 18%, दैट इज 90,000, एंड 10 लाख पे आ जाएगा 18%, 1,80,000 का. और हम अपना RCM कैलकुलेट करें, सो हम अपना RCM अगर कैलकुलेट करें, सो ये तो हो गया 2,70,000 का हमारा आउटवर्ड टैक्स. और अगर RCM क्या ITC कैलकुलेट करें अगर हम, तो ITC देखो, परचेज टायर्स फॉर इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड पेड इन अमाउंट ऑफ 1 लाख फॉर सच परचेजेस. सो इन्होंने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इनकी क्या है, एक तरीके से एग्जेम्प्ट सप्लाई है, उसके लिए ये क्या करे, टायर्स परचेज करे. तो उसका ITC मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आप अगर कुछ गुड्स परचेज करते हो, तो उसके केस में आपको कोई ITC नहीं मिलता, तो उसका ITC आपको नहीं मिल पाएगा. फिर आपने मशीनरी परचेज करी फॉर फैब्रिकेशन वर्क, तो इसके केस में आपको ITC मिल जाएगा, क्योंकि फैब्रिकेशन वर्क क्या है, आपका टैक्सेबल सप्लाई है. तो 50 लाख पर आपको 18%, दैट इज 9 लाख का आपको यहाँ पे ITC मिल जाएगा. देन इट प्रोक्योर्ड सर्टेन इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड इन इटली. द कंसिडरेशन पेड वाज 15 लाख रुपीज. Further, certain goods to be used for fabrication business was sent by XYZ Limited for carrying out repair work on the same to
Lummus INC. The consideration for such repair works was 5 लाख रुपीज. सो देखो, इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिसीव करी है तो उसके केस में तो आपका लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ही आपका क्या हो जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है. सो इसके केस में तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा. सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंडिया है. रेसिपेंट कहाँ का है, इंडिया का है. और सप्लायर कहाँ है, आउटसाइड इंडिया का पर्सन है. सो ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस. सो ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस. और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या होता है, आरसीएम में आपको ही टैक्स पे करना पड़ता है. सो 15 लाख का टैक्स भी आप ही पे करोगे और उसका आपको आईटीसी भी मिल जाएगा. सो 15 लाख पर 18% दैट इज 2,70,000 होता है. देन ये जो फैब्रिकेशन जब आपने रिपेयर के लिए सामने वाली कंपनी को भेजा है, सर्टेन गुड्स टू बी यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन बिजनेस, ये हमने डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एंटिटी को भेज दिए. सो इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर रिपेयर वर्क एग्जीक्यूट किया जाएगा. सो ये जो भी फॉरेन कंट्री में जहां पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई. सो प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या हो गया, आउटसाइड इंडिया. रेसिपेंट इन इंडिया है, सप्लायर आउटसाइड इंडिया का है. तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसके केस में कोई जीएसटी नहीं लगेगा. क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है कि रेसिपेंट इंडिया का होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होनी चाहिए और सप्लायर बाहर का होना चाहिए. पर इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है. ये प्रोवाइडेड है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. तो फिर उन्होंने परचेज करे गुड्स रिलेटिंग टू फैब्रिकेशन बिजनेस 10 लाख रुपीज के, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 1 लाख वर स्टोलन. 1 लाख के गुड्स स्टील हो गए. सो आपको सिर्फ 9 लाख के गुड्स पर क्या मिल पाएगा, आईटीसी मिल पाएगा. सो 9 लाख का 18% दैट इज 1,62,000 क्या हो जाएगा, आपका आईटीसी हो जाएगा. और इसका आप क्लेम कर सकते हो कि फैब्रिकेशन बिजनेस क्या है, आप टैक्सेबल कर रहे हो. सो अगर हम देखें, मेरा आउटवर्ड सप्लाई कितना था, 2,70,000 का, और मेरे पास आईटीसी देखो 1,62 प्लस 270 प्लस 9 लाख. सो ये इट इज मोर देन आर आउटवर्ड टैक्स. सो कोई दिक्कत नहीं है, हम आउटवर्ड ये जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स है तो पूरा आईटीसी सेट ऑफ हो जाएगा. लेकिन आरसीएम वाला जो टैक्स है वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश में ही पे करना पड़ेगा. तो जो 2,70,000 है ये हमारा कैश में पेबल आएगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो A and यहाँ पे ऑप्शन B. Next we have what shall be the total eligible ITC for the month of January. तो total eligible ITC देखो हम निकाल लेते हैं, हमें एड ही करना है. सो 9 लाख प्लस 2,70,000 प्लस this 1,62,000. So it is 1,332, 13,32,000. Option C is correct. Then, whether Lummus INC is required to obtain registration in India to discharge GST liability? If yes, compute the amount of GST to be discharged by it. So, यहाँ पर कोई GST पेबल नहीं है, वो ट्रांजैक्शन क्या है, टैक्सेबल ही नहीं होगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है, और वो अलग से उसको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला पर्सन एक इंडिया के पर्सन को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और ये OIDAR सर्विस भी नहीं है. सो इसके केस में कोई GST नहीं लगेगा. जीएसटी लाइबिलिटी भी निल है और यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन लेने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. केस सिनेरियो 6. Bhakti and Sons of Kolkata partnership firm registered under GST deals in supply of electronic goods such as refrigerator, TV, washing machine, etc. It also provides services of repair and maintenance of said goods. Its aggregate turnover during the preceding financial year was 4.2 crores. It furnishes the following information for the month of December. सो हमें इन्होंने सबसे पहले तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स दे रखी है, फिर इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स दे रखी है, उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम क्वेश्चन के साथ पढ़ लेंगे डिटेल्स. तो देखो, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स issued a show cause notice to Bhakti and Sons due to non-display of GST registration in the prominent location and GSTN on name board at TBOB. So इसके केस में क्या लग सकती है, इनके ऊपर जनरल पेनल्टी आराम से इम्पोज की जा सकती है. और ये कह रहे हैं कि आपको डिस्प्ले करना ही नहीं है. इट इज नॉट मैंडेटरी एज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉलेज ऑफ कस्टमर्स ओनली एंड द सेम इज ऑलरेडी मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस. सो ना बना आपको डिस्प्ले करना जरूरी होता है, अदरवाइज इट इज अ ऑफेंस अंडर GST. Bhakti and Sons
पे द स्पॉन्सरशिप फी टू फिनमिन लिमिटेड रजिस्टर्ड इन कोलकाता for an entertainment event organized by Finmin Limited in Assam in the month of October. So sponsorship से related payment हुआ है. Then GST की रेट 18% दे रखी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के केस पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे 5% लगेगा. CSI का क्लासिफिकेशन हमें इग्नोर करना है. नो ओपनिंग ITC अवेलेबल and all goods are purchased. All goods purchased is X shop. It arranges its own transportation through GTA. So आप खुद ही क्या करते हो, अपना फ्रेट चार्जेस पे करते हो. सो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पॉन्सरशिप फी पेड बाय भक्ति एंड सन्स टू फिनमिन लिमिटेड. स्पॉन्सरशिप फी जो पे हुई है उसके केस में क्या इसमें से सही है. सो स्पॉन्सरशिप फी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज सप्लाई कौन कर रहा है, एक बॉडी कॉर्पोरेट कर रही है. क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट कर रही है, तो उसके केस में RCM नहीं लगता. इस केस में क्या लगेगा, FCM लगेगा. सो फर्स्ट है भक्ति एंड सन्स टैक्स पे करेगी, ना बना भक्ति एंड सन्स नहीं करेगी. फिनमिन करेगी, बिल्कुल फिनमिन करेगी. सो A और C तो देखो गलत हो गए. फिनमिन करेगी, अब I लगेगा या CS लगेगा वो हमें जानना है. सो देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा इसके लिए, तभी तो हम पता कर पाएंगे. सो देखो फिनमिन तो कहाँ पर है, फिनमिन इज रजिस्टर्ड इन कोलकाता. फिनमिन कहाँ है, कोलकाता में रजिस्टर्ड है. और स्पॉन्सरशिप फी, ये आप क्या कर रहे हो, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप फी पे कर रहे हो. तो इसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रेसिडेंट का लोकेशन. सो रेसिडेंट का लोकेशन क्या है, रेसिडेंट का लोकेशन क्या है, भक्ति एंड सन्स का लोकेशन देखो क्या है, भक्ति एंड सन्स का लोकेशन भी क्या है, कोलकाता ही है. सो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कोलकाता हो गई, और सप्लायर भी कहाँ का है, कोलकाता. तो C और SGST यहाँ पे लग जाएगा. आसाम, भले ही इवेंट आसाम में हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर लोकेशन ऑफ रेसिडेंट ही काम में आएगा. सो ऑप्शन D इज करेक्ट. सो ऑप्शन D यहाँ पर करेक्ट हो गया. देन assuming that Bhakti and Sons had an sales unit also located in UP apart from regular DTA unit located in Kolkata, both having same PAN. Assume additional turnover of its sales unit is 2 crore in the preceding financial year, in addition to aggregate turnover of DTA unit of 4.2 crores in the preceding financial year. Which of the following statement is correct in respect of e-invoicing requirement? So ये basically ये कहना चाह रहे हैं कि इनका एग्रीगेट टर्नओवर तो क्या कर रहा है, इट इज मोर देन 5 करोड़ की लिमिट जो ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल रहती है. सो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग तो लगना चाहिए. सो इसके केस में इनके ऊपर ई इनवॉइसिंग लगेगा, लेकिन उसका ई इनवॉइसिंग का एक्सेप्शन होता है. ई इनवॉइसिंग के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसको हमने याद किया था ISIG गैप से. सो जनरली तो लगता है, लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो करो जिसमें से S स्टैंड्स फॉर सेल्स यूनिट, सो अगर आप सेल्स यूनिट हो तो उसके केस में फिर ई इनवॉइसिंग नहीं लगता. तो इनकी जो DTA वाली यूनिट है उसके ऊपर तो क्या लगेगा, ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आएगी, पर जो इनकी सेल्स यूनिट है उसको कोई भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. तो DTA यूनिट पे बिल्कुल एप्लीकेबल है और सेल्स यूनिट पे एग्जेम्प्ट रहेगा. सो ऑप्शन D इज करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव total value of inward supplies on which GST is payable by Bhakti and Sons under RCM for December is. हमें इनवर्ड सप्लाई बतानी है जिसपे RCM में टैक्स पेबल आएगा. सो हम इनवर्ड सप्लाई सारी देख लेते हैं. पहला इन्होंने कहा है आप टीवी खरीद रहे हो रजिस्टर्ड डीलर से, इस पर कोई RCM नहीं आएगा. ड्यूरिंग अनलोडिंग कुछ डैमेज हो गया, ठीक है, ये RCM तो नहीं आएगा इस पर. परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर से, इस पर भी RCM नहीं आएगा. वॉशिंग मशीन परचेज करी अनरजिस्टर्ड से करी हो, भले कोई फर्क नहीं पड़ता, RCM नहीं आएगा. इट इज नॉट कवर्ड अंडर एनी RCM एंट्री. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अनरजिस्टर्ड GTA को पे करे, इस पे क्या आएगा, RCM आएगा. सो हमसे टैक्स लायबिलिटी नहीं, हमसे तो इनवर्ड सप्लाई का टोटल पूछा है ना, टोटल वैल्यू पूछी है ना. हाँ, सो 2 लाख RCM में आ जाएगा. देन पेमेंट टू स्टार सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, और प्रोवाइडर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है. तो उसके केस में RCM नहीं आता, उसके केस में RCM नहीं आता. तो इसके केस में कोई RCM नहीं आएगा. लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस टू लेबरर पे हुआ है, इस पे भी नहीं आएगा कोई RCM. इट इज ऑल टुगेदर एन एग्जाम सप्लाई, क्योंकि लेबर तो रजिस्टर्ड वैसे भी नहीं होंगे. तो इस पे कोई
आरसीएम एंट्री में प्रिस्क्राइब नहीं है। देन शॉप रेंट पे टू KMC, लोकल अथॉरिटी को आपने क्या करा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट का पेमेंट किया है, तो इसके ऊपर क्या आता है, आरसीएम आता है। देन फी पेड टू सीनियर एडवोकेट ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट फॉर लीगल सर्विस, और इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर was 4.2 करोड़, तो इट वॉज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, आरसीएम आ जाएगा। सो 0.3, 0.1 एंड 2, 2.40 lakhs आपका क्या हो जाएगा, आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन टोटल आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड फॉर दिसंबर, कितना आईटीसी आप अवेल कर सकते हो वो आपको बताना है। सो वी सी, तो 30 लाख पे वैसे तो आईटीसी अवेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें 25,000 के गुड्स क्या हो गए, डैमेज हो गए। सो जो नेट अमाउंट है 29,75,000, उस पर हम क्या कर पाएंगे, आईटीसी अवेल कर पाएंगे। सो 29,75,000 का 18%, दैट इज 535,500 हम क्या कर पाएंगे, आईटीसी ले पाएंगे। देन रजिस्टर्ड डीलर से आपने रेफ्रिजरेटर परचेज करा है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी पे भी ले सकते हो। सो 4 लाख का 18%, 72,000। देन वॉशिंग मशीन अनरजिस्टर्ड से खरीदी है, तो अनरजिस्टर्ड से खरीदी है तो उसने तो जीएसटी चार्ज ही नहीं किया हुआ, तो इसके ऊपर आप आईटीसी कहाँ से ही लोगे, तो इसके ऊपर कोई आईटीसी नहीं आएगा। देन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के केस में हम आरसीएम में खुद ही टैक्स पे करेंगे और खुद ही क्या कर लेंगे, इसका आईटीसी भी ले लेंगे। सो 2 लाख रुपीज का 5%, ध्यान रखना यहाँ पे 5% की रेट लगेगी, तो 10,000 का हम क्या ले लेंगे यहाँ पे आईटीसी। देन स्टार सिक्योरिटी सर्विसेज को क्या किया है, हमने पेमेंट किया है सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए। सो यहाँ पर आरसीएम तो आएगा नहीं, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड कर रही है सिक्योरिटी सर्विसेज। और इन्होंने एक और चीज कह रखी कि क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, सो इसके केस में कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। सो यहाँ पे आईटीसी भी नहीं आएगा। देन लेबर चार्जेस के केस में मैंने बता दिया कोई जीएसटी लगेगा नहीं। यहाँ पर आरसीएम इन दोनों केसेस में तो हम यहाँ पे खुद ही टैक्स पे करेंगे और खुद ही इसका क्या कर लेंगे, आईटीसी अवेल कर लेंगे। तो 30,000 का 80% इज 5,400 एंड 10,000 का 18% इज 1,800। सो 6,24,700 का क्या हो जाएगा टोटल आईटीसी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, total GST payable in cash for the month of December, assuming that no ITC is claimed or availed by it. So हमें total GST payable बताना है कैश में दिसंबर मंथ का। So अगर हम देखें हमारी आउटवर्ड सप्लाई, देखो क्या क्या है, अनरजिस्टर्ड को करे चाहे रजिस्टर्ड को करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी तो लगाएंगे ही हम। और रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे रखी है, रेट तो सिर्फ एक ही दे रखी है ना, 2 रेट थोड़ी दे रखी है। सो 18% ही रेट है। सो देखो टोटल में मैं एक साल की लगा देती हूँ, 12 प्लस 6 लाख, 12 लाख प्लस 6 लाख प्लस 28 प्लस 4 लाख, 50 लाख पर 18% जीएसटी बनता है, टोटल 9 लाख रुपीज का। सो 9 लाख हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 624,700 का आईटीसी रखा हुआ है। सो 9 लाख में से अगर मैं 624,700 लेस कर दूं तो इट कम्स 275,300। और साथ ही साथ आरसीएम का टैक्स भी तो क्या होगा, कैश में पेबल होगा। सो आरसीएम का हमारा कितना टैक्स बनता है, देखो एक तो ये 10,000 हो जाएगा, उसके अलावा 5,400 ये था और 1,800 ये था। तो अगर मैं ऐड करूं 5,400 प्लस 1,800 प्लस 10,000 इट कम्स 17,200। सो टोटल कितना हो जाएगा, इट कम्स 292,500। तो कैश में पेबल निकल के आ जाएगा 292,500 का। अज्यूमिंग नो आईटीसी क्लेम बोल रखा है लेकिन इन्होंने, सो इन्होंने क्या बोल दिया, नो आईटीसी क्लेम। अगर आईटीसी क्लेम कर देते तो जो मैंने बताया वैसे कैलकुलेशन हो जाती, पर इन्होंने नो आईटीसी क्लेम कर दिया तो पूरा क्या कर दो, ये हटा दो। सो 9 लाख और 17,200 दैट इज 9,17,200 क्या हो जाता है आपका कैश में पेबल। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता उस केस में। और आईटीसी केस में कैसे होता वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव पेनल्टी दैट मे बी पेबल फॉर फेलियर टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन। सो इसके केस में बताया जनरल पेनल्टी लग सकती है 25,000 रुपीज की। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next, case scenario 7. Varun Associates, a supplier registered in the GST in Delhi. It is engaged in manufacture of product A and B.
प्रोडक्ट ए क्या है, टैक्सेबल है, बी क्या है, एग्जेम्प्ट है, और प्रोडक्ट सी भी है जो कि टैक्सेबल प्रोडक्ट है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है अंडर एलयूटी। सो एलयूटी मतलब जब आप एक्सपोर्ट करते हो ZRS होता है, लेकिन वो आपको एज अ टैक्सेबल सप्लाई उसको ट्रीट किया जाता है, उसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं मानते, मतलब इसका आप आईटीसी आराम से क्लेम कर सकते हो जैसे आप टैक्सेबल प्रोडक्ट्स का करते हो। फिर उन्होंने हमें मशीनरी परचेज की डिटेल दे रखी है, डिफरेंट ईयर्स में XYZ का परचेज हुआ है। मशीनरी एक्स को सिर्फ हम प्रोडक्ट ए के लिए यूज करें तो मतलब हम इसका पूरा आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। प्रोडक्ट बी के लिए अगर आप यूज करें तो इसका आप आईटीसी नहीं ले पाओगे, और सी प्रोडक्ट के लिए करें तो इसका भी आईटीसी आप ले लोगे। फ्रॉम 1 अप्रैल वरुण एसोसिएट्स ने जो ये मशीनरी बनाई थी जो अभी तक सिर्फ एग्जाम प्रोडक्ट के लिए यूज हो रही थी, उसको क्या कर दिया, प्रोडक्ट ए के लिए भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन क्रेडिट का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या रखा है, जीएसटी 18% आपको कंसिडर करना है, और कोई डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम किया इन्होंने जीएसटी कंपोनेंट पे। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कितना आईटीसी आप अपने क्रेडिट लेजर में लेके गए होंगे। सो 21-22 में हमने सिर्फ ये मशीनरी परचेज करी तो इसका तो हम पूरा आईटीसी ले गए होंगे। सो 10 लाख का 18% 1,80,000 आपने क्या किया होगा, पूरा क्लेम किया होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन determine the amount of GST paid on machinery which has not been credited throughout these years. So जिसको हमने कभी क्रेडिट नहीं किया होगा वो किसका कौन सा होगा, इस 15 लाख वाला आईटीसी। तो 15 लाख का 18% दैट इज 2,70,000 आपने क्लेम नहीं किया होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी दैट इज TIE as per रूल 43 to be added to output tax liability. So अब जब हमने इसको दोनों के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, so उसके केस में कितना इनएलिजिबल क्रेडिट बनेगा। So इसका मैं प्रोविजन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिकॉल करवा देती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली ऐसा करते हैं कि जब हमने इनिशियली इस प्रोडक्ट को परचेज किया था तब तो हमने कोई आईटीसी नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि प्रोडक्ट क्या था, एग्जाम के लिए यूज हो रहा था। अब क्या हो गया, इसको हम कॉमन के लिए यूज करना लग गए, तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, पूरा आईटीसी एक बार अपने क्रेडिट लेजर में क्लेम कर लेते हैं। सो 15 लाख का 18% 2,70,000 मैं पूरा का पूरा क्या करूंगी, 1 अप्रैल को अपने क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगी। उसके बाद क्या करते हैं, हम जितने पीरियड के लिए इसको सिर्फ एग्जाम के लिए यूज किया था उतना जीएसटी मैं अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करती हूँ। क्या करती हूँ, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करती हूँ, और इसी को क्या बोलते हैं, हमारा इनएलिजिबल क्रेडिट। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है टोटल जीएसटी का 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर करके। अब हम देखेंगे सबसे पहले कितने क्वार्टर अभी निकले हैं। सो हमने 1 अक्टूबर को इसको परचेज किया था और अभी अप्रैल चल रहा है। सो 1 अक्टूबर से अगर मैं काउंट करूँ तो अक्टूबर दिसंबर का 22 का एक क्वार्टर हो गया, फिर 22, 23 वाला जो पूरा ईयर था उसके 4 क्वार्टर हो गए, सो 5 क्वार्टर हो गए, और हमारा जो अभी वाला फाइनेंशियल ईयर है उसका भी 2024 का भी एक क्वार्टर निकल चुका है। सो टोटल 6 क्वार्टर यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे टोटल 6 क्वार्टर हो गए, तो टोटल 30% क्या हो जाएगा, हमारा इनएलिजिबल क्रेडिट हो जाएगा, विच विल बी 81,000 रुपीज। सो आप क्या करेंगे, 81,000 हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा। उसके बाद एक और स्टेप करना होता है कि अब से ये जो पूरा 2,70,000 इसको हम क्या करेंगे, अपने कॉमन क्रेडिट का पार्ट मानेंगे, और हर महीने इसको हम टीएम के बेसिस पर निकालकर 2,70,000 डिवाइडेड बाय 60 करके मैं टीएम निकालूंगी, विच विल बी 4,500 रुपीज, और इस 4,500 को मैं E/F करती जाऊंगी। सो हर महीने में क्या करूंगी, इसमें से ढूंढूंगी कितना एग्जाम सप्लाई से रिलेट कर रहा है, और उसको क्या करूंगी, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड मुझे करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट मेरी एग्जाम सप्लाई से रिलेट कर रहा होगा। तो इन्होंने तो पूछा था इनएलिजिबल क्रेडिट, तो वो कितना है, 81,000 रुपीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन व्हाट इज द टाइम पीरियड up to which common credit needs to be computed. So common credit compute कितना टाइम के लिए करना पड़ता है, जीएसटी में हम जितनी भी हमारी कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी 5 साल की लाइफ मानते हैं। सो हमने 1 अक्टूबर खरीदा था 22 में, सो 5 ईयर्स इससे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 38 सितंबर 2027। सो 38 सितंबर 2027 हो जाएगा, ऑप्शन बी। देन अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी वाई। कॉमन क्रेडिट टीसी कितना होगा, देखो टीएम हम कैसे निकालते हैं, ये तो हमारा मंथली क्रेडिट था, हम टीसी कैसे निकालते हैं, ये हमारा कॉमन क्रेडिट पूरा हमने बताया ना अभी 2,70,000 का। सो एक टीसी क्या हो जाएगा, हमारा पूरा 2,70,000 हमारा क्या होगा, टीसी, और इस टीसी को डिवाइड करके तो हम टीएम निकालते हैं, टीसी डिवाइडेड बाय 60 इज टीएम। सो
हमारा कॉमन क्रेडिट कितना होगा टोटल 2,70,000 का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो अगर मैं टेली करवाऊं आपको आंसर्स सी, बी एंड बी। नेक्स्ट केस सिनेरियो 8, Messrs. Gopi Narayan and Company, a partnership firm of advocates registered at GST में Mumbai, Maharashtra में in the month of April it has supplied services amounting to 15 lakh rupees. कुछ सर्विसेज देखो क्या क्या दे रखी है। हर्बल पावर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन तेलंगाना इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 प्रोवाइडेड कंसल्टेशन फॉर preparation of an affidavit in relation to construction of a hotel building in the state of Maharashtra. तो हम इनको क्या करेंगे, सारे को एक साथ ही हम पढ़ लेंगे विद दी क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछ रखा है, वेदर द फॉलोइंग whether service provided to Vedanta India Private Limited is exempt under GST and if not whether tax is payable under RCM। सबसे पहले हमें वेदांता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने क्या बोला है कि ये क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22। सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड्स की बात करता है। इनका प्रीवियस ईयर में थ्रेशोल्ड से एक्सीड होगा तभी इन्होंने क्या किया होगा, सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन लिया होगा। सो इसका मतलब ये क्या करें, इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि टर्नओवर एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड से तो इनके ऊपर आरसीएम लग जाएगा। सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे आरसीएम आएगा। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। फॉरवर्ड चार्ज में ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो आरसीएम वाला ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो मिस सलोनी को प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज। तो मिस सलोनी क्या है, रजिस्टर्ड है एज सलून सर्विस प्रोवाइडर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो इसका भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड कर रहा था। सो इसके केस में भी क्या होगा, आरसीएम लग जाएगा। लेकिन देखो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी, लीगल सर्विसेज अमाउंटिंग टू 1 लाख वाज प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ फरवरी, और अभी हम खड़े हैं कहां पर, अप्रैल मंथ में। इनवॉइस हमने 15 फरवरी को ही रेज कर दिया था, लेकिन पेमेंट क्लाइंट ने कब किया है, 5 अप्रैल को। द फर्म हैज चार्ज 10,000 एज पेनल्टी exclusive of GST for delayed payment of consideration. Said penalty is also paid by the client on 5th April. Apart from this, as per the agreement with the client, the firm had also paid 20,000 as attestation charges on behalf of the client mentioned separately on the invoice, which were reimbursed by the client in the month of February itself. तो सबसे पहले तो देखो ये जो 20,000 के अटेस्टेशन चार्जेस जो आपने सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिम्बर्समेंट के फॉर्म में लिए, प्योर एजेंट की सर्विसेज हो गई, तो ये तो हमारे वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। सो ये तो हमारा वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो हमने पेनल्टी चार्जेस रिकवर किए और जो ये लीगल सर्विसेज के चार्जेस लिए, ये हमारा क्या होगा, वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा। सो ये 1.1 लाख क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब इन्होंने देखो पूछा गया, इन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है, तो 1.1 लाख। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्यों, क्योंकि प्योर एजेंट वाला कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट। देन उन्होंने पूछा व्हाट शिल बी द टाइम ऑफ सप्लाई और सर्विसेज सप्लाइड made to Miss Saloni in respect of original 1 lakh and also 10,000 rupees। दोनों का हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। सो अगर आप देखोगे सबसे पहली चीज तो हमें ध्यान रखना ही है, आरसीएम सप्लाई है और सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो आरसीएम सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, आरसीएम सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हम क्या देखते हैं, 61st डे फ्रॉम इनवॉइस या फिर डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। सो अगर आप पेमेंट की डेट देखोगे, पेमेंट कब किया गया है इनका, 5th अप्रैल को, और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस, इनवॉइस कब तक था हमारा, 15th फरवरी का। सो 15th फरवरी का इनवॉइस था, तो इट विल गो समवेयर अराउंड 16-17 अप्रैल तक का कुछ जाएगा 61st डे। सो विचएवर इज अर्लियर, 5th अप्रैल इज अर्लियर, सो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, पूरे कंसिडरेशन के लिए 5th अप्रैल हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next, Mr. Veera, trader of garments, ready-made garments, and is registered under GST in the state of Uttar Pradesh. Turnover दे रखा है 1.8 करोड़ का करंट फाइनेंशियल ईयर में। कंपोजिशन ऑफ हिज टर्नओवर इज अंडर, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 80 लाख का और इंटरेस्ट रेट दे रखा है 1 लाख रुपीज का, इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई ऑफ 15 लाख रुपीज। इनवर्स सप्लाई दे रखी है इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट। Apart from above, Mr. Veera has undertaken following transactions during the current financial year. इसने क्या करा है, एक पिकअप वैन खरीदी है डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए कस्टमर्स को 1,70,000 की। सो इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड, आपने कोई व्हीकल खरीदा है तो उसके ऊपर आईटीसी मिल जाता है।
he got his showroom renovated, debited all expenses under repair and maintenance and spent money. So अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट आपके आईटीसी का पूरा कैलकुलेशन आपकी चेक करना चाह रहे हैं. सो ये उन्होंने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बता दिया. सो उसके केस में भी अगर आप कैपिटलाइज करते हो तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, पर अगर आप एक्सपेंसेस डेबिट कर देते हो अपने पीएनएल में तो आप क्या कर सकते हो, आईटीसी ले सकते हो. सो इसके केस में आईटीसी मिल जाएगा सारे चार्जेस का. देन he purchased some t-shirts for 1,80,000 flexible under RCM, under GST. After 1 week, he gave them away free to its customer to promote his business. आपने क्या कर दिया, फ्री में अपनी जो परचेजेस थी उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया. सो अगर आप फ्री में डिस्पोज ऑफ कर देते तो उसके केस में फिर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा. इसका हम देख रहे थे आईटीसी मिल जाएगा और इसका आईटीसी भी मिल जाएगा. He also sold his shares during the year for 10 crore and bought a house from that money. इन्होंने सेल करी है शेयर्स की और उससे घर खरीदा है बेसिकली. सो प्रोबेबली अगर इन्होंने कुछ हमसे कैलकुलेशन करवाई पूरी आईटीसी वगैरह की तो उसके केस में एग्जाम सप्लाई का हमारा पार्ट बनता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज. 1% लेते हैं ना हम इसमें. फिर हमने रेट दे दिया इन्होंने 18% की. सारे अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है. ओपनिंग बैलेंस हमें नील दे रखा है. Let's see the question. First is saying compute the value of exempt outward supply for the reversal of ITC. So देख लो इन्होंने पूछ ही लिया. तो exempt supply हमें ITC रिवर्सल के लिए जब हम exempt supply निकालते हैं तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ा अलग कंसिडरेशन ध्यान में रखनी होते हैं. सो अगर हम देखेंगे exempt supply की अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें अपनी एग्जेम्प्ट सप्लाई निकालनी है, आउटवर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई निकालनी है बेसिकली. तो पहला तो उन्होंने देखो यहाँ पे खुद ने दे रखा है 15 लाख का. एक तो ये है, तो ये हो जाएगा एक. तो उसके बाद हमने एक शेयर का ट्रांजैक्शन है 10 करोड़ का, इसका 1% हो जाएगा. इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर ट्रांजैक्शन. सो 10 लाख रुपीज तो ये और 15 लाख रुपीज ये, तो 25 लाख रुपीज हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ आईटीसी रिवर्सल. नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आईटीसी से रिलेटेड ही पूछा है. तो देखो एक तो ये वैन पे आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इट कैन क्लेम आईटीसी ऑन वैन परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड टी शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट. ना टी शर्ट्स पे नहीं कर सकता. इट कैन क्लेम आईटीसी ऑन वैन एंड एक्सपेंसेस फॉर रेनोवेशन एंड टी शर्ट्स, नए टी शर्ट्स पे नहीं कर सकता. एंड फाइनल सही ऑप्शन हमें डी मिल गया. जब ये गुड्स पे वैन जो खरीदी उस पर मिल सकता है और शोरूम के रेनोवेशन पे मिल सकता है, लेकिन जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया उस पर नहीं मिलेगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इग्नोरिंग इंडिविजुअल हेड्स. सो हमें टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी बताना है जो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाएंगे. सो इफ वी सी, देखो एक तो इन्होंने यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई की डिटेल दे रखी है हमें कितना कितना. देखो इंटरेस्ट रेट दे रखा है 1,00,30,000. तो 1,30,00,000 में से इन्होंने बता रखा है कि जो 20 लाख रुपीस की जो हमने इनवर्ट सप्लाई ली है वो एक्सक्लूसिवली हम एग्जेम्प्ट के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. सो उतने का हम आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएंगे. तो जो रिमेनिंग बचता है दैट इज 80,30,000 रुपीज. 80,30,000 रुपीज पर ही हम क्या कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं. तो 14, 45, 400. देन इंटरेस्ट रेट में इन्होंने बताया कि 15 लाख जो है वो तो क्या है, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई है और बाकी क्या हो जाएगा, इसका मतलब कॉमन क्रेडिट हो जाएगा ऑफ कोर्स. तो 15 लाख पर तो हम पूरा ले लेंगे. सो एक बार तो हम क्या करेंगे, पूरा अपना क्रेडिट लेजर में ले जाएंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे जितना हमारा एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड होगा. सो 46 लाख का 18% कम्स 8,28,000. देन वी हैव गुड्स. ये जो हमने पिकअप वैन खरीदी है इसका आईटीसी 1,70,000 का 18%. ये भी कॉमन क्रेडिट हो जाएगा. देन ये रेनोवेशन के जितने भी खर्चे हैं ये भी कॉमन क्रेडिट का पार्ट बनेगा. तो 3,60,000 प्लस 80,000 प्लस 4 लाख प्लस 162, इसका 18% मेरा 10,02,000 का 18% कितना हो जाएगा, 180,360. देन इसका मिलेगा नहीं.
और कुछ है नहीं इनवर्ट सप्लाई। सो हम क्या करेंगे, एक बार तो 2484,360 पूरा क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना हमारा कॉमन क्रेडिट से एट्रीब्यूटेड होगा उसको फिर हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। फिर हमसे पूछ लिया इन्होंने कॉमन क्रेडिट आपको निकालना है बेसिकली। सो देखो एज पर रूल 42, 43। सो अगर आप देखोगे कॉमन क्रेडिट देखो कौन कौन सा होगा, यहां पर जो ये 46 माइनस 15 दैट इज 46 माइनस 15 lakhs दैट इज 31 lakhs। जो 31 lakhs है ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन क्रेडिट का पार्ट हो जाएगा। तो 31 lakhs का 18% दैट इज 5,58,000। उसके अलावा देखो इन्होंने 20 lakhs के लिए तो बोला सिर्फ एग्जाम सप्लाई के लिए एक्सक्लूसिवली, इसका मतलब जो बाकी जो हमारा बचा 80,30,000 ये भी हमारा क्या है, कॉमन क्रेडिट ही है। तो 80,30,000 का 18% दैट इज 14,45,400 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन क्रेडिट। और ये सब भी हमारे क्या है, कॉमन क्रेडिट के ही पार्ट होंगे। सो 1,70,000 का 18% एंड 360 प्लस 80 प्लस 4 लाख प्लस 162 10,02,000 का 18% 180,360 तो 22,14,360 दैट इज ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉमन क्रेडिट। सो ये हमारा कॉमन क्रेडिट निकल के आ गया। इन्होंने दूसरी तरीके से कर दिया कि इन्होंने जितना सिर्फ एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड था वो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे हटा दिया। नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 10, Mr. Venkat, a practicing chartered accountant based in Hyderabad, is registered under GST in the state of Telangana. हमें करंट ईयर के कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, हम एक एक करके इनको क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय मिस्टर वेंकट टू क्विक टूर इन यूरोस। हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है क्विक टूर के साथ जो किया है उसके रिगार्डिंग। सो इट हैज प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू Quick Tours, a UK-based entity engaged in the business of e-commerce in the field of tour and travels, having its office in UK. Quick Tours paid a sum of euro 95,000 to Mr. Venkat, billed at rupees 75 per euro. During the year and incurred 5,000 euros as incidental expenses, including VAT paid 10,000, which was ultimately charged from Quick Tours. Quick Tours also paid a sum of euro 5,000 to Mr. Venkat as interest on account of delay in payment of agreed consideration. Mr. Venkat also hired the service of a professional firm based in UK to complete the assignment of providing services to Quick Tours and paid euro 10,000 at 75, which this was not recovered from Quick Tours. So देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तो एक कंसल्टेंसी चार्जेस 95,000 का ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो आपने ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर करे वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा, अंडर सेक्शन 15(2) रिकवर कर रहे हो आप इसको अल्टीमेटली क्विक टूर से। उसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है वो आपके कंसल्टेशन का ही पार्ट है, डिले कर रहे हो उसके कारण पेबल है तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। लेकिन जो आपने 10,000 यूरो पे की है और इसकी आपने रिकवरी नहीं करी, ये आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। सो ये तीनों आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। सो यूरो में कैलकुलेशन करनी है तो इट वुड बी 95 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 105 लाख यूरोस। सो 1.05 लाख यूरोस क्या हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन कंप्यूट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर वेंकट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। हमें इनका पूरा टर्नओवर निकालना है। सो यहां पे हमने अभी निकाला 1,05,000 यूरोस एट द रेट 75, इट वुड बी 78,75,000 रुपीज। ये हो गया एक तो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट। फिर उसके अलावा इट्स टैक्सेबल अर्निंग्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर आर 85 लाख रुपीज। इन एडिशन टू दिस मिस्टर वेंकट ऑल्सो प्रोवाइडेड रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज इन द मंथ ऑफ जुलाई टू इंडियन रेसिडेंट्स हु वर इकोनॉमिकली वीकर। ओपन मार्केट वैल्यू 1,40,000 के। सो अनरिलेटेड कस्टमर्स को आप फ्री में कुछ भी दे दो, हम उसको टैक्सेबल नहीं करते, उसके लिए हम जो रूल्स है ओपन मार्केट वैल्यू वाले वो नहीं लगाते हैं। सो ये 1,40,000 इज यूजलेस। 85 लाख क्या हो जाएगा हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिर फर्दर इन जुलाई मिस्टर वेंकट ऑल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सर्विसेज टू हिज रियल ब्रदर मिस्टर कमत हु इज वर्किंग एट an IT company and earning handsomely
फॉर 75,000 रुपीज। सो ये तो क्या है, इसका ब्रदर रिलेटिव के डेफिनेशन में आएगा क्या, फैमिली के डेफिनेशन में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट नहीं है, होली और मेनली डिपेंडेंट नहीं है ऑन मिस्टर वेंकट। सो इसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको हम क्या नहीं कर सकते, शेड्यूल 1 में कवर नहीं करवा सकते। सो हाउएवर मिस्टर वेंकट ने उसको 90% डिस्काउंट दे दिया ऑन द इनवॉइस रेज्ड टू हिम, देयरफॉर मिस्टर कामत पेड 7,500 रुपीज ओनली। सो जितना पेमेंट किया है, क्योंकि रिलेटेड पर्सन नहीं है तो हम जितना पेमेंट किया है उसी को क्या मान लेंगे, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो 7,500। देन डमडम इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड registered the GST in Guwahati Assam approached Mr. Venkat to impart GST training to its accounts and finance personnel. Mr. Venkat imparted the said training to 50 employees at a conference room of Swaraj Hotel located in Siliguri, West Bengal on 25th August. So it is, इसके रिगार्डिंग तो इन्होंने कंसल्टेशन कुछ बताया ही नहीं है। सो हमारे जितने ट्रांजैक्शन थे उसके बेसिस पे टोटल निकल के आता है 163,82,500 का, हमारा एग्रीगेट टर्नओवर निकल के आ जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय मिस्टर वेंकट टू मिस्टर कामत इफ मिस्टर कामत इज द सन ऑफ मिस्टर वेंकट? अगर ये क्या होते हैं, इनके बेटे होते, तो उसके केस में होनली और मेनली डिपेंडेंट वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। सो अगर ये क्या होते हैं, इनके बेटे होते तो उसके केस में फिर ये रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल कर जाते। और क्या बोला, सप्लाई इज मेड फ्री ऑफ कॉस्ट अदर फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम, और उसके केस में क्या होता है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ही सप्लाई कर दी जाती तो रिलेटिव तो हो जाते। आगे का ट्रांजेक्शन देखो, इन्होंने क्या कहा है कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, हमने इनको क्या करी है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करी है टू हिज रियल ब्रदर, IT कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। हाउएवर 90% डिस्काउंट दे रहे, हमें तो क्या मानना है, निल अमाउंट पे कर रहा है काम। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए थी इसकी, 75,000 रुपीज होनी चाहिए थी। सो इस केस में हम क्या देखते हैं, रिलेटिव की डेफिनेशन में थे, बिल्कुल फॉल कर गया। और अगर आप क्या करते हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही प्रोवाइड करवाते, तो विच इज द केस हियर। सो यहाँ पे कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में क्योंकि ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सो इसके केस में ओपन मार्केट वैल्यू दैट इज 75,000 क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next, place the supply of the GST training imparted by Mr. Venkat to the accounts and finance personnel of Dumdum Electricals Limited. So training services हमने प्रोवाइड करवाई है, लेकिन अगर आप इसी एंटिटी जो GST में रजिस्टर्ड है उसको ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके केस में क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है उस पर्सन का ही लोकेशन। सो यहाँ पर गुवाहाटी असम क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड एंटिटी को प्रोवाइड किया है तो इसके कारण लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड एंटिटी दैट इज गुवाहाटी असम। So that's all for this video. Let me know if these videos are useful for you so that I can bring more such content for you all. और कमेंट्स करने के लिए जरूर कहूंगी, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं आपके ऊपर हमेशा की तरह छोड़ रही हूँ। So that's all for this video. राधे कृष्ण।